नमस्ते किसान भाइयों। आज अपन खरीफ फसलों का उर्वरक प्रबंधन इस विषय के ऊपर आपको कुछ जानकारी दी जाएंगी। यह जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ लेना है और आप जो फसल बोएंगे उसके लिए इसका आपको उपयोग करना जरूरी है। इसके अंदर क्या है, जो मुख्य अन्नद्रव्य होते हैं, फसलों को 16 पोषक तत्वों का मिलना बहुत जरूरी है। उसमें से क्या होता है, वायु एवं जल से प्राप्त होने वाले 3 हैं, O2, CO2, H2। इसका अपने को ये हवा से मिलते हैं, ये चलता है। मुख्य अन्नद्रव्य जो होते हैं वो नत्र, स्फुरद और पलाश, ये बहुत जरूरी है। दुय्यम अन्नद्रव्य जो होते हैं, इसके बाद में और क्या लगता है फसलों को, उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। और सूक्ष्म अन्नद्रव्य बोले तो बहुत कम क्वांटिटी में अपने को लगते हैं। उसका जो देना है फसलों को या छिड़काव करना है, उसका जो क्वांटिटी होता है वो बहुत कम है। उसके अंदर फेरस, मैंगनीज, जिंक, मॉलिब्डेनम, कॉपर, बोरान और क्लोरीन ये आते हैं। ये सभी सामान्य तौर पर जमीन में रहते हैं, पूरे के पूरे अन्नद्रव्य। इन सभी का संतुलन बहुत जरूरी है। उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ये जो यहाँ पे आपको जो 16 अन्नद्रव्य पोषक तत्व बताए गए हैं, ये अपनी मिट्टी में है, अपनी जो मिट्टी है जो उसमें पूरे है, पर ये पूरी तरह से मिल नहीं पा रहे हैं। इसके लिए अपने को ये ऊपर से देना जरूरी है। उसके अंदर सबसे बड़ा काम जो होता है वो होता है मुख्य अन्नद्रव्य का, दूसरा काम होता है द्वियम का, और आखिरी का काम जो होता है सूक्ष्म अन्नद्रव्य का। इस हिसाब से अपन यदि जाते हैं फसलों को, कोई भी फसल लो, सोयाबीन लो, अरहर लो, कपास लो और संतरा, मौसम्बी, हल्दी, अदरक, कुछ भाजीपाला की फसल है, ये फसलों को सभी अन्नद्रव्य की जरूरत पड़ती है। तो वो कैसी जरूरत पड़ती है, कौन सा देना चाहिए, ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। अभी उर्वरक के प्रकार क्या होते हैं आपको बताएं। मुख्य अन्नद्रव्य बल्क फर्टिलाइजर बोले तो बैग में आता है, बड़े बड़े टनों से आता है। उसमें यूरिया, सुपर फॉस्फेट और पोटैश आता है। घुलनशील उर्वरक, घुलनशील बोले तो अपने को स्प्रेइंग करना है, वो उर्वरक कौन थे, 19, 1261 और 05234, ये मुख्य ग्रेड है। अभी बहुत सारी कंपनियों ने इसमें ही अलग अलग किस्म बना के आपको उर्वरक दिए गए हैं। 1261 है, वहाँ पे किसने 855 बनाया है, किसने 955 बनाया है। 05234 में किसने 4816 बनाया, 4820 बनाया, ऐसे बनाया। पर मुख्य कौन से, 19, 1261 और 05234। नैनो उर्वरक का पिछले 4 साल से इसका उपयोग होते जा रहा है और अभी लोगों को इतना इसके बारे में इतनी मालूमात नहीं थी, उतने अनुभव नहीं थे, पर अब लोग इसके अनुभव लेने लग गए और इसका वापरने का जो है विधि है, ये थोड़े इस पर ज़्यादा पैमाने पे आ रहा है। उसके अंदर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया, आप जहाँ पे 1 टन डालते हो वहाँ पे आपको 1 लीटर लगता है और ये छिड़काना पड़ता है। और जीवाणु उर्वरक ये बहुत सारे मायने रख रहे हैं और जीवाणु उर्वरक का आपको वापर करना ही करना है। उसके अंदर पीएसबी बोले तो फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, केएमबी बोले तो पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, और एनपीके बोले तो नत्र, स्फुरद और पलाश के तीनों बैक्टीरिया। पीएसबी ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो आपने ये पूरे घुलनशील मड़ो या बल्क वाले दिए या ये दिए, इसको जो जमीन में पड़े हुए हैं और इसमें के जो है इसको पूरा मूव करते हैं और वो कपास को मिलना या फसलों को मिलना चालू हो जाते हैं। सीधे मिलने वाले उर्वरक जैसे बल्क में सीधे यूरिया डालो स्ट्रेट मिल जाएगा, सुपर फॉस्फेट डालो स्ट्रेट मिल जाएगा, पोटैश डालो स्ट्रेट मिल जाएगा। इसके अंदर क्या है, यूरिया डालने के बाद में आपको 72 घंटे के अंदर ये फसल को मिलना चालू होता है। सुपर फॉस्फेट का 30 से 35 दिन और पोटैश का भी 35 से 40 दिन के बाद में मिलना चालू होता है। मिश्र उर्वरक, ये सीधे मिलने वाले मिश्र,
अब सीधे मिलने वाले उर्वरक बोले तो यूरिया के बैग के अंदर यूरिया नत्र मिलेगा, सुपर फॉस्फेट के बैग में सुपर फॉस्फेट ही मिलेगा और पोटैश के बैग में पोटैश मिलेगा। अभी मिश्र उर्वरक कैसे बनाए जाते हैं? 20-20-0, 20% यूरिया डालेंगे, 20% फॉस्फेट डालेंगे और पोटैश नहीं डालेंगे, ये मिक्स हो गए, अलग अलग लेके एक जगह मिक्स करेंगे, इसको मिश्र उर्वरक बोलेंगे। वैसे 18-18-10, 18% यूरिया डालेंगे, 18% सुपर फॉस्फेट डालेंगे और 10% पोटैश, ये तीनों को मिला के जो बनाया जाता है ये मिश्र उर्वरक बोले जाते हैं। और संयुक्त उर्वरक बोले तो एक भी यदि आप दाना निकालोगे वो पौधों में का, बैग में का, तो एक दाने के अंदर समझो आपने डीएपी लिया 18-46, 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फेट, तो एक ही दाने में आपको 18 और 46 मिल सकता है। मिश्र में नहीं मिलेगा, मिश्र में तीनों अलग अलग मिलेंगे, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं, संयुक्त उर्वरक बोलते हैं। डीएपी है 10-26-26 है, 20-20-0 13 है, 9-24-24 है और बहुत सारे आए हुए हैं मार्केट के अंदर। सिर्फ आपको मैं इतनी इसके बारे में ये दूंगा कि लेना जो उर्वरक है वो अच्छे नामी कंपनी की लीजिए। बहुत सारी कंपनियां आई हुई है, उसमें जिसका अपने को अनुभव आया हुआ है वही कंपनी के उर्वरक लेके आप अपने फसलों को डालिए। अभी घुलनशील उर्वरक का उचित उपयोग, जो घुलनशील उर्वरक है उसको आपको छिड़काव भी कर सकता है, पानी में पूरे घुल जाते हैं इसलिए घुलनशील बोला गया है। वो छिड़काव भी कर सकते हैं और आप ठिबक से भी दे सकते हैं। तो उसका उचित उपयोग काय के लिए करना है? 19-19 वापरना है तो वृद्धि चरण फलधारणा, फसल को बढ़ाना है और फलधारणा बढ़ानी है, इसलिए आपको 19-19 का उपयोग करना है। 12-61-0 फुटाव की अवस्था, ब्रांचिंग होना चाहिए। फुटाव बोलते हैं ना अपन, एक पौधा आ गया तो अभी फुटवे निकालना जरूरी है, तो उसके लिए अपन को 12-61-0 वापरना है। 13-0-35 प्रतिकूल परिस्थितियों में जल का तनाव सहनशीलता और एवं परिपक्वता। यदि आपको ट्रेस पीरियड बैठ गया है, पानी नहीं है, बहुत दिन हो गए, ये हो गया है, तो ट्रेस बोले तो फसल जो है आपकी वो तान लेना चालू होती है, वो तान लेने की सहनशीलता होना, इसलिए आपको 13-0-45 लेना है। और वहाँ पे यदि फल फूल होंगे तो उसकी परिपक्वता बनाने के लिए 13-0-45 ही अच्छे से काम करता है। 0-52-34 ये फल धारणा के लिए, फूल धारणा फल धारणा यदि चालू हो गए और आप 0-52-34 वापरते हैं तो आपको अच्छे से उसके आपको रिजल्ट अच्छे मिलना चालू हो जाते हैं। और बिग बी बोले तो पोटेशियम शूनाइट, इसमें पोटैश है, मैग्नीशियम है और सल्फर है, तीनों का मिला के ये घुलनशील है। ये छिड़काव में भी जाता है और ड्रिप से भी जाता है। ये क्या करता है? वजन, आकार, जो फल हो गए या फूल हो गए उसके थोड़ी सी चमक धमक अच्छा दिखेंगे, फ्रेश, और फूलों को और फलों को झड़ने से रोकता है। ये घुलनशील उर्वरक का कार्य ऐसा है, ये हिसाब से आपको वापरना है। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है, क्या हो गया, कुछ नहीं, तुम्हारे को अभी फुटाव की अवस्था है और दूसरा कोई बोलता नहीं यार मैं तो 19-19 मार रहा हूँ, फिर आप भी 19-19। वैसा नहीं, आपको जो अवस्था है, जो चीज़ के लिए यूज करना है, फसल क्या पोजीशन में, वही आप उर्वरक लीजिए और उसका आप इस्तेमाल कीजिए। नैनो उर्वरक का उचित उपयोग, नैनो उर्वरक क्यों लाए गए हैं? नैनो उर्वरक लाने का काम है, आज अपन जो उर्वरक लेते हैं इसके अंदर गवर्नमेंट को बहुत सारी सब्सिडी देनी पड़ती है, उसके अंदर अपना पैसा बहुत सारा जाता है। एक्चुअली बनता है रुपए को, आपको देना पड़ता है 50 पैसे, 50 पैसे फैक्ट्री को सब्सिडी देनी पड़ती है। और कुछ उर्वरक अपने को बाहर देशों से मंगाना पड़ता है, उसके लिए भी ड्यूटी जाती है। इसीलिए अपने सरकार का क्या चल रहा है, आप नैनो डीएपी वापरो, नैनो यूरिया वापरो। और नैनो डीएपी और नैनो यूरिया यदि आप वापरते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो बड़ा उर्वरक है वो उसका उपयोग आपको कम होने वाला है, और आप इसको वापरते चलिए, ऑटोमेटिकली उसका वापरना आपका कम हो सकता है। नैनो यूरिया का 500 मिली प्रति एकड़, देखिए आप वहाँ पे आपको एक गोनी डालना है पूरी, यहाँ पे सिर्फ 500 एकड़ प्रति एकड़ आपको, और प्रति एकड़ नैनो डीएपी आपको छिड़काव करना है। छिड़काव द्वारा डाले जाने उर्वरक का सही समय पर लगाना चाहिए।
अभी आपको नैनो यूरिया मारना है। कब मारना है नैनो यूरिया? जब आपकी फसल वृद्धि में है, बढ़ रही है, उस टाइम आपको नैनो यूरिया मारना है। और जब आपका फुटाव का काम आता है, उसको ब्रांचिंग करना है, तो आप नैनो डीओपी का लगा। तो सही समय में नैनो डीओपी का और नैनो यूरिया का वापर करना चाहिए। पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, परिवहन में आसान और स्वस्थ है, मिट्टी के लिए कम हानिकारक है और बल उर्वरकों का विकल्प है। अब यहाँ पे परिवहन में अभी आपको यदि 10 गोनी लेके जाना है, इसके वजह से आप 10 लीटर लेके जाइए आप अपने छोटे गाड़ी पे, 10 गोनी के लिए आपको बड़ी गाड़ी पड़े, इसलिए परिवहन में आसान और स्वस्थ है। अब जीवाणु उर्वरक, जो आपको मैंने 3 उर्वरक बताए, उसमें अभी ये आखिरी जीवाणु उर्वरक का के प्रकार और कार्य। जीवाणु उर्वरक में पीएसबी, पोटैश फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसमें पी बूस्ट डीएक्स, फॉस्फर घुलनशील बैक्टीरिया। बाद में केएमबी, के लिप डीएक्स, पालाश दिलाने वाला बैक्टीरिया। एनपीके बूस्ट डीएक्स, नत्रस, पुरद और पालाश दिलाने वाले तीनों बैक्टीरिया। उसके बाद में राइजोबियम एजोटोबैक्टर, नाइट्रोजन को अशोषित करने वाले जीवाणु। अब ये तीनों जीवाणु जो बताए गए यहाँ पे 1 2 3 4, पहले आपको तो मैं राइजोबियम और एजोटोबैक्टर का ये आपको सीड ट्रीटमेंट में करना है। इसके अंदर जमीन के अंदर का जो नाइट्रोजन ज़्यादा होता है उसको फिक्स करता है, कम होता है वो पौधों को देता है। सीड ट्रीटमेंट, बीज प्रक्रिया बोलते हैं अपन उसके लिए वापरना है। ये राइजोबियम जो है ये आपको तेल वर्गीय फसल के लिए वापरा जाता है, डाल वर्गीय की। और एजोटोबैक्टर जो है वो सीधी सीधी जो फसल होती है अपनी ज्वार, बाजरा, गेहूँ, इसके लिए यूज इसका होता है। और अब पी बूस्ट डीएक्स के बारे में बताऊंगा, फॉस्फरस घुलनशील बैक्टीरिया। यदि आपने सिंगल सुपर फॉस्फेट दिया है या 1261 दिया है या डीएपी दिया है, उसके अंदर का फॉस्फेट जो आप डालते हो उसके अंदर का आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50-60% ही अपटेक होता है, बाकी का रहता है। वो उठाने के लिए आपको पी बूस्ट डीएक्स का वापर करना जरूरी है, एकड़ के लिए 500 ग्राम। अभी यदि आप 10-26-26 देते हैं तो आपको एनपीके बूस्ट डीएक्स डाल दीजिए। तीनों जो है, एन है, नत्रस, पुरद और पालाश है, तीनों को उठाने का काम करेगा। यदि आपने सिर्फ पोटैश दिया हुआ है, आपने सिर्फ पोटैश डाला हुआ है और पोटैश जल्दी मिलता नहीं है और वो आधा ही ऊपर जाता है और आधा जमे को पूरा मिलना चाहिए, तो आपको के लिप डीएक्स का वापर करना वहाँ पे बहुत जरूरी है। ये देखिए, पी बूस्ट डीएक्स, के लिप डीएक्स और एनपीके बूस्ट डीएक्स, ये सबसे अच्छे और 100% इसका जो काउंट बोलते हैं अपन, बैक्टीरिया काउंट, मार्केट से कई गुना ज़्यादा है। और ये पानी के अंदर घुलनशील है, इसलिए आपको ये घुलनशील वाले जो बैक्टीरिया है ये बाज़ार में आपको बहुत कम कंपनियों के मिलेंगे, कई जगह तो मिलना मुश्किल है। पर पी बूस्ट, के लिप डीएक्स आपको कोई भी आपके दुकानदार के पास जाइए, आपको ये तीनों मिल जाएंगे। और ये तीनों का वापर आप जरूर कीजिए। मैं तो ये बोलूँगा कि कुछ एकड़ में कीजिए, कुछ एकड़ में नहीं कीजिए। आप उसका अनुभव लीजिए, उसके बाद में आप सोचिए कि इसको वापरना कि नहीं वापरना। आपको आज से आप चालू कर दीजिए, आपको इसका वापरना बहुत ज़रूरी है। और इसका अनुभव आप नहीं लोगे अभी तो फिर आप एक साल पीछे पड़ जाओगे। इसलिए आपको पी बूस्ट डीएक्स, के लिप डीएक्स, एनपी, कोई भी आप उर्वरक डालने के बाद में 15 या 20 दिन के बाद में आप इसको वापर सकते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये रसायन के साथ चलेगा नहीं, ये केमिकल के साथ चलेगा नहीं। ये आप सिर्फ इसको डायरेक्ट सल्फर, ये नहीं चाहिए इसको, बस इतना ख्याल में रखिए। आप सिंगल सुपर फॉस्फेट में वापर सकते हैं, उसका सल्फर डायरेक्ट नहीं है। 20-20-0-13 में वापर सकते हो, वो सल्फर डायरेक्ट नहीं है, वो उसके अंदर ही पड़ा हुआ है। तो इसका वापर आपको करना बहुत ज़रूरी है। और आपकी अच्छी फसलें और ज़मीन की सेहत अच्छी रहना है तो आपको जैविक उर्वरक वापरना जरूरी है। अब आवश्यकता क्यों है, उर्वरक की आवश्यकता क्यों है? मिट्टी में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से इसकी मात्रा कम हो जाती है।
मिट्टी में सभी है, मैंने पहले बताया सभी उर्वरक मिट्टी में के अंदर है। आप यदि आपका सैंपल जब देते हैं तो सैंपल में आपको दिखता है कि आपके इसमें नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटैश कितना है, सल्फर कितना है, सब वो मिट्टी परीक्षण यदि करते हैं और आप उनको पूरा मांगते हैं तो मिलता है। पर ये इसकी जो मात्रा है ये जमीन के अंदर कुछ कारण से कम हो गई है। अब वो कम हो गई है इसलिए अपने को ये उर्वरक ऊपर से देना जरूरी है। क्यों देना चाहिए? उत्पादन में बढ़ाने के लिए इसकी आपूर्ति बाहर से करनी पड़ती है, अपने को अपनी उपज बढ़ानी है। अब उपज बढ़ानी है तो क्या करना है, इसको आपको एडिशनल देना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन में का जो पड़ा है वो पूरा मिलता नहीं है, तो उसके लिए आपको ऊपर से देना जरूरी है। इसीलिए उर्वरक का कोई भी फसल के लिए वापरना बहुत जरूरी है। द्वितीयक पोषक तत्व क्या है? कैल्शियम बोले तो द्वियम, पहले सीधे बता दिया मैंने, नत्र स्फुरद पालाश का बता दिया। अभी कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम तीनों वनस्पतियों के पोषक तत्व है जिन्हें द्वितीयक पोषक तत्व कहा जाता है, बोले द्वियम अन्न द्रव्य किया जाता है। इसकी भी बहुत जरूरत है। जैसे अपने को डॉक्टर बोलते हैं कि आपको विटामिन डी की टैबलेट लेना है, B12 की लेना है, कैल्शियम की लेना है, विटामिन सी की लेना है, वैसे पौधों को भी ये चीजें लगती है। तो आप सीधे सीधे आपको मार्केट में कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम में मिलते हैं, इसका आप छिड़काव कर सकते हैं, जमीन में भी दे सकते हैं। और फसल की वृद्धि और उपज के लिए इन तीनों पोषक तत्वों का माध्यम से आवश्यकता होती है। इसका वृद्धि और उपज के लिए ये तीनों द्वियम अन्न द्रव्य के बहुत जरूरी है। आपको जो सीधे उर्वरक देते हैं उसके बाद में द्वियम उर्वरक में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की बहुत जरूरी है, ये आपको देना ही देना है। उसके बाद में सूक्ष्म पोषक बोले तो कम पैमाने में एक 500 ग्राम के अंदर आपको सब के सब मिल जाते हैं। उसके अंदर क्या है? बोरॉन है, आयरन है, मैंगनीज है, जिंक, तांबा और मॉलिब्डेनम। हर एक का काम अलग अलग है। यदि फसल के अंदर जिंक की कमी होगी तो इसमें का जिंक वहां पे मिल जाएगा, कॉपर की कमी होगी तो कॉपर मिल जाएगा, मैंगनीज की कमी होगी तो मैंगनीज मिल जाएगा। ये पोषक तत्वों का समान महत्वपूर्ण है। क्योंकि फसलों की इनकी कम आवश्यकता होती है इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। इसको फसलों को ज्यादा पैमाने पे ये लगते नहीं है, बहुत कम पैमाने पे लगते हैं, पर आपको मालूम पड़ना चाहिए कि ये कब डालना चाहिए। आप यदि खेतों में जाते हैं और फसल आपकी बोलती है अरे यार ये पत्ते बराबर नहीं हो गए, थोड़े से कमजोर हो गए, तो आपको सूक्ष्म अन्न द्रव्य डालना जरूरी है। वृद्धि गुणवत्ता सीधा संबंध फसलों की विभिन्न भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं से होता है। अभी रासायनिक उर्वरक के प्रकार, ये आपको पहले भी बताया, इन उर्वरकों में केवल एक ही पोषक तत्व होता है, नत्र, स्फुरद और पालाश, एक ही होता है। यूरिया की गोली लेंगे आपको नत्र मिलेगा, फॉस्फेट की गोली लेंगे आप तो सिर्फ आपको स्फुरद ही मिलेगा, और पोटैश की गोली लेंगे तो सिर्फ आपको पालाश ही मिलेगा। मिश्र में क्या होता है, ये उर्वरक संयुक्त और सीधे उर्वरक को मिला के तैयार किए जाते हैं। मिश्र बोले तो मैंने 18-18-10, फिर 18 नाइट्रोजन लेगा, वो 18 स्फुरद लेगा और 10% पालाश लेगा, इसको एक घोल करेगा और वो आपको एक गोनी में भर के देंगे। और मिश्रित उर्वरक जो होते हैं प्रतिक्रिया द्वारा उत्पादित 2 या 3 पोषक तत्वों के होते हैं। मिश्रित उर्वरक बोले तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोला जाता है। ये रासायनिक प्रतिक्रिया करके बनाए जाते हैं। जैसा मैंने बोला है कि आप एक उसका दाना भी लोगे, आप DAP का लो या 20-20-0-13 का लो या 9-24-24 का लो या 10-26, उसके अंदर आपको तीनों भी आपको उर्वरक मिल जाएंगे। 10 भी नत्र भी मिल जाएगा, स्फुरद भी मिल जाएगा और पालाश भी मिल जाएगा, और ये जल्दी मिलते हैं। मिश्र जो होते हैं ये मिलने को टाइम लगता है। यदि आज आप मिश्र डालोगे तो आपको उसको फसल को मिलने के लिए कम से कम उसमें का नाइट्रोजन जल्दी मिल जाएगा। फॉस्फेट और पोटैश मिलने के लिए आपको करीब 25 से 30 दिन लग जाते हैं। यदि आप संयुक्त वापरते हैं तो आपको एक 6-7 दिन के अंदर ये फसलों को मिलना चालू हो जाते हैं। इसलिए आप मिश्रित उर्वरक का वापर करना बहुत जरूरी है। अरे आपको जो वापर करना है वो मिश्रित उर्वरक का करना है।
अभी बल्क उर्वरक के बारे में संक्षिप्त जानकारी। सीधे उर्वरक यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटैश, ये बल्क है। मिश्र उर्वरक में 20-20-0-13, 18-10-10 और 10-26-20, 10-20-20, हाँ 10-26-26 नहीं। संयुक्त में डीएपी है, 10-26 है, 12-32-16 है, 24-24-08 है, 15-15 है, 20-20-0-13 है, 8-21-21 है और 9-24-24 है। अब इसके अंदर कुछ इसमें चौथी ग्रेड है, 8 है, उसमें 13 है। ये क्या है? ये सल्फर है। तो मैं तो ये बोलूंगा आपको कि संयुक्त उर्वरक में आप सल्फर युक्त खत वापरते हैं तो इसके लिए आपको पोटैश लेना जरूरी होता है। आप पोटैश लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दीपक की नई तकनीक आई हुई है, क्रॉप टेक और स्मार्ट टेक। ये क्रॉप टेक के अंदर आप 8-21-21 और 9-24-24 के अंदर आपको कुछ दुय्यम अन्न द्रव्य भी मिलते हैं। इसलिए मैं आप देख के गुजारिश करूंगा कि आप क्रॉप टेक के यदि वापरते हैं तो अच्छा खासा आपको फायदा मिलेगा। पोषक तत्वों का में क्या क्या होता है? यूरिया में क्या होता है? 46% नाइट्रोजन होता है, पी और के नहीं होता है। ये 50 किलो की गोनी की मात्रा में सिर्फ 23 किलो आपको नाइट्रोजन मिलता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट में 16% होता है, गोनी के अंदर सिर्फ आपको 8% मिलेगा, 8 किलो मिलेगा। म्यूरेट ऑफ पोटैश में 60 होता है तो 30 ही मिलेगा। डीएपी में 18, 46, 9, 23, 50 किलो गोनी में क्या क्या मिलता है अपने को? 10-26-26 में 5, 13, 13 मिलेगा। 12-32-16 में क्या मिलेगा? 6, 16, 8 मिलेगा। और 20-0 में क्या मिलेगा? 10, 10 मिलेगा। एक गोनी आप लोगे, आप बोले यूरिया, मैंने तो यूरिया डाल दिया एक गोनी, पर मिला कितना नत्र आपको? 23% मिला से। 46% होता है तो आपको 23 ही मिला है। पोटैश कितना मिला है? 8 किलो मिला है। म्यूरेट ऑफ पोटैश कितना मिला है? 30% मिला है। डीएपी कितना मिला है? 18-46 लिया है, पर 9 और 23 ही मिला। इस हिसाब से गोनी के अंदर इसके आधे मिलते हैं आपको। फसलों की रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हेतु आवश्यक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जरूरी होती है, जीवाणु की संख्या होती है और नमी और मिट्टी का पीएच। ये चारों जो गुण हैं ये अपने मिट्टी में होना जरूरी है। ये यदि होते हैं तो आपके जो दिए हुए उर्वरक है उसका आपको उपयोग अच्छा हो सकता है उपज के लिए। अब रासायनिक उर्वरक मैंने कब कैसे मिलेंगे, कितने दिन में? जैसे पहले आपको बता दिया, नत्र को मिलने को कितने दिन लगते हैं? 3 से 5 दिन, स्फुरद 25 से 30 दिन, पालाश के 40 से 45। नत्र विद्राव्य उर्वरक जो घुलनशील है, घुलनशील जो उर्वरक है उसके अंदर का नत्र आपको 1 से 6 घंटे मिलता है, स्फुरद 15 दिन, पालाश 4 दिन। कैल्शियम मिलने को 6 दिन जाते हैं, मैग्नीशियम 5 घंटे, सल्फर 12 दिन, क्लोरीन 3 दिन, फेरस 2 दिन, मैग्नीज 2 दिन, मॉलिब्डेनम 2 दिन, जिंक 3 दिन। और ऑर्गेनिक चिलिटेट, ऑर्गेनिक में चिलिटेट और प्रोटीन वाले क्या मिलते हैं? नत्र आपको 12 मिनट में मिलेगा, स्फुरद 2 घंटे में, पालाश 1 घंटे में, कैल्शियम 2 घंटे में, मैग्नीशियम 1 घंटे में, सल्फर 2 घंटे में, फेरस 2 घंटे में, मैग्नीज 3 घंटे में और मॉलिब्डेनम ये मिलने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 दिन लगते हैं और जिंक 2 घंटे में मिलेगा। अब इसके अंदर कुछ ऐसी एक नई टेक्नोलॉजी आई हुई है जिसके अंदर ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, कैल्शियम बोरॉन जिंक। इसके अंदर ये आप जमीन में नहीं डाल सकते, आपको इसका छिड़काव करना है। ये छिड़काव करने के बाद में 2 घंटे के अंदर ये पूरे फसल में चले जाते हैं। ये ऑर्गेनिक चिलिटेड प्रोटीन आए हुए हैं अभी मार्केट में। ये कैल्शियम एक्सप्रेस, बोरॉन एक्सप्रेस, जिंक एक्सप्रेस के नाम से आए हुए हैं। अमेरिकन टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे कंपनी की है, पर मुझे जो मालूमात पड़ी है, तीनों के नाम मालूम पड़े, मैंने आपको बताया है। उर्वरक की विधियां, अगेती और मध्य अवधि फसलों के लिए संपूर्ण स्फुरद पालाश बोए के साथ में और नत्र के 2 किस्तों में दिया जाता है। यदि आपको बोए के साथ में देना है तो नत्र, स्फुरद, पालाश तीनों का दीजिए सॉरी। और नत्र आपको बार बार और 2 बार देना पड़ता है, बाकी दोनों देने की जरूरत नहीं पड़ती है। दीर्घकालीन फसलों के लिए स्फुरद एवं पालाश 2 किस्तों के साथ में तथा नत्रों को 4 किस्तों के साथ में बांटा जाता है। उर्वरकों को जड़ों के चारों ओर फैलाकर ढकाकर देना चाहिए। आप जब उर्वरक फसलों को डालोगे, आप उसको खुला नहीं रखने का है, आपको वो देने के बाद में मिट्टी से उसको ढक दीजिए, या तो पानी दीजिए या तो नमी अच्छी चाहिए ताकि वो जमीन में घुल जाना चाहिए। नहीं तो इसमें पेट्रोलियम बेस है,
इसमें से कुछ उड़ जाते हैं, फिर आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बहुत गहरा या बहुत उतार ना फेंके, गहरा भी डालना नहीं है और ऊपर भी नहीं डालना चाहिए। अभी पीक के अनुसार आपको उर्वरक का प्रयोग कैसा करना चाहिए। सोयाबीन के अंदर अधिक वृद्धि, यदि आपकी जो जमीन है वो अच्छी खासी है तो आपको क्या करने का, अधिक वृद्धि यदि वहाँ पे होती है तो सिंगल सुपर फॉस्फेट 3 बैग और 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटैश देना है। मध्यम वृद्धि के लिए DAP 12-32-16 14-14 की 1 बैग, सल्फर दानेदार 10 किलो या सल्फाबुश 2 किलो। आपको सोयाबीन के अंदर सल्फर का उपयोग करना ही करना है। आप सल्फर का उपयोग कुछ एरिया में कीजिए, सल्फाबुश 2 किलो डालिए, कुछ एरिया में मत डालिए। वहाँ का सोयाबीन आपको वजन में और दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ पे कम वृद्धि है वहाँ पे 20-20-0-13 और 24-24-08 ये डाल दीजिए। उसके साथ में NPK बूस्ट DX, जो आपको मैंने जैविक उर्वरक बताया, बाद में P बूस्ट DX और K लिफ्ट, इसका भी इस्तेमाल करना जरूरी है। ये डालने के बाद में 20 से 21 दिन के बाद में NPK बूस्ट DX डालो और उसके बाद में 20-25 दिन के बाद में P बूस्ट DX और K लिफ्ट DX मिला के 500 ग्राम मिला के वो डाल दीजिए। इसको डालने का एक ही है, एक तो कोई भी बारीक मिट्टी होगी या बारीक खाद होगा उसके अंदर लीजिए, नमी होना चाहिए और फसलों में आपने फेंकना चाहिए। BBF में यदि BBF से आपने सोइंग किया होगा तो 2 बाजू आपको खुली मिलती है, उसमें से आप डाल सकते हैं। ये डालने के बाद में आपको फसल बहुत अच्छी मिलेगी। चना फसल पुराने गुणज उपयोग का परिस्थिति के अनुसार करेंगे। अब उड़ीद मूंग के लिए ये बहुत अगेती फसल है, बहुत जल्दी आती है, इसके लिए 20-20-0-13 या 24-24-08 एक ही बार डालना है। DAP प्रति एकड़ बाद में खाद डालने की जरूरत नहीं, एक ही बार डालना है मूंग उड़द के लिए, क्योंकि जल्दी निकलने वाली फसल है। उसके बाद में कपास में संतुलित और प्रयोग बहुत जरूरी है। लागवड़ के पहले और लागवड़ के बराबर, पहले या बराबर क्या करना है, DAP 1 बैग पोटैश राइजर 5 से 10 किलो डालना है। लागवड़ के 25 दिन के बाद में यूरिया 1 बैग और सल्फाबुश 1.5 किलो। लागवड़ के 50 दिन के बाद DAP आधा बैग, पोटैश आधा बैग और यूरिया 1 बैग। और लागवड़ के 75 दिन, हम यही डोज आपको जो आप 3 इसमें देते हैं हम इसको 4 में डालिए। आप में कपास के अंदर 4 बार यदि खाद डालते हैं तो कपास की फसल बहुत अच्छी आती है और उपज भी बढ़ जाती है। यूरिया आधी बैग और बिग भी 5 किलो डालिए। बागवानी में यदि आपके पास में पानी की व्यवस्था है, सब अच्छे तरह से आपका खेत है, तो आप एक खाद को 1.5 गुना ज़्यादा कर सकते हैं। और 30 दिनों के बाद में, पहला खाद देने के बाद में 30 दिनों के बाद में NPK बूस्ट DX 500 ग्राम और 60 दिनों के बाद में P बूस्ट DX और K लिफ्ट DX दोनों 500-500 ग्राम ड्रेंचिंग करो या उर्वरक के साथ में मिश्रित करो। मेरी तो आपको सब फसलों के अंदर, सोयाबीन रहो, अरहर रहो, कपास रहो और कोई जो फसल आप करते हो, तो आप जैविक का कुछ एरिया में वापर कीजिए और कुछ एरिया में नहीं कीजिए। और दोनों का आपका अनुभव क्या है ये हमें बताइए। आपको निश्चित रूप से इसका अनुभव बहुत अच्छा आएगा और आप वापरना, इसको रेगुलर वापरना चालू हो जाएगा। यदि आप ये रेगुलर वापरना चालू होते हैं तो आपका रासायनिक उर्वरक का 25 से 30% वापर कम कर सकते हो। अरहर के अंदर बोए के साथ में 20-20-08 या 20-20-0-13 1 बैग डालिए। अंतर फसल हो तो DAP 1 बार 12-32-16 1 बैग डालिए। अंतर फसल निकालने के बाद में उर्वरक को देना है। अंतर फसल यदि आपने उड़द डाला होगा, मूंग डाला होगा या सोयाबीन डाला होगा, ये निकलने के बाद में जब अरहर की सिंगल फसल रहती है तो उसके बाद में आपको 24-24-08 या 20-20-0-13 का 1 बैग वापरना जरूरी है। ये जब डालोगे, जब अरहर की पूरी आप काश्तकारी बोलेंगे, किश्तकारी कर लेंगे, पूरा मोकला कर लेंगे, उसके बाद में आप इसको ये खाद को डाल दीजिए, आपका अरहर का क्रॉप अच्छा आ जाएगा। मक्का ज्वार बाजार के बोए के साथ में डालना है आपको, बाद में 20 से 25 दिन के बाद में और बाद में 40 से 50 दिन के बाद में 10-26-26 जिंक सल्फेट और NPK। आपको ज्वार और बाजरा का नहीं बोलता हूँ, पर मक्का के लिए आपको जिंक सल्फेट बहुत जरूरी है। यदि आप उर्वरक का छिड़काव कर सकते हैं तो उसके अंदर आप जिंक UDTA डालिए।
मक्का के लिए जिंक बहुत जरूरी है। बाद में 20 से 30 दिन के बाद में यूरिया 1 बैग और पी बूस्ट डीएक्स 500 ग्राम चाहिए आपको। बाद में 40 से 50 दिन के बाद में यूरिया 25 किलो या केलिप डीएक्स 500 ग्राम प्रति एकड़। ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया हमारा, टाइपिंग में 500 ग्राम चाहिए, ये 20 दिन के बाद में और 50 दिन के बाद में। उसके बाद में मिर्ची के लिए जैसे जैसा फसल आगे चलेगा वैसा वैसा उसको उर्वरक देना चाहिए। जब उसके तोड़ा चालू होने के बाद में हर महीने में आपको उसको उर्वरक देना चाहिए, ताकि आपको फसल उपज अच्छी आएगी और क्वालिटी फसल मिलेगी। बेड समय करते बेस्ट डोजल सिंगल सुपर फॉस्फेट की 2 बैग, 10/24 2 बैग, या तो डीएपी 2 बैग या तो पोटैश 1 बैग, ये बेड के ऊपर लगाना चाहिए। साथ में अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व है सल्फाबुल 2 किलो, राइजर 15 किलो या और मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो, निम्बोडिपेंट 200 किलो, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 5 किलो। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड क्यों डालना चाहिए? जमीन के अंदर जो उपद्रवी कीड़ होती है, वानु होगा, कई जगह तुम्हारा अपना ये वानु होता है, एक बाद में कटवर्म होता है और बाद में दूसरी होमनी अल्ली होती है। उसके लिए आपको कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का यदि वापर कर सकते हैं तो वो अच्छा काम करेगा और ये आप इसके अंदर डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। हल्दी और अदरक के बेसल डोज 10-26-26 2 बैग, अमोनियम सल्फेट 1 बैग। यहाँ पे अमोनियम सल्फेट क्यों दिया गया, यूरिया क्यों नहीं? ये अमोनियम सल्फेट यहाँ पे जो देने का कारण एक ही है कि ये स्लो रिलीज होता है और अच्छा खासा क्रॉप को मिलता है और आगे आगे मिलना चाहता है। उसमें सल्फाबुल 2 किलो है, मैग्नीशियम सल्फेट, राइजर जी, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, क्रिस्टा जी आर और ट्राइकोबिटेक्स। अब मैंने यहाँ पे आपको ये सब अलग अलग बताए। अब बाजार में क्या हो गया, इसका एक पूरा बैग में किट आ रहा है, वो एक बैग के अंदर सब है। अब सही में उतने है या नहीं है और कौन से क्वालिटी के है ये अपने को कुछ मालूम मत नहीं है। कुछ कंपनियों के अच्छे भी है, ऐसा मैं बोल नहीं सकता हूँ, पर यदि आप सिंगल लेते हैं तो आपको तसल्ली हो जाएंगे कि मैंने बहुत अच्छे क्वालिटी के यूज़ किया हुआ है। इसलिए आप मैग्नीशियम सल्फेट, राइजर, फेरस, जिंक ये अलग अलग लीजिए और ये यूज़ कीजिए आप। अंबिया बहार, ये मौसम्बी और संतरा के अंबिया बहार के उर्वरक का प्रथम है। पौधों के हर 2 महीने में खाद देनी जरूरी होती है। ये मैंने मैं लाइव लेता हूँ उसके अंदर भी बोला गया, मार्च महीने में आपको यूरिया 500 ग्राम, पोटैश 500 ग्राम, 400 ग्राम डालना था। उसके 15 दिन के बाद में एनपीके बूस्ट डीएक्स 1 से 1.5 किलो डालना था मार्च महीने के अंदर। अभी दूसरी किस्त जो डालनी है आपको, ये बहुत ज़रूरी है, ये ख्याल में रखिए। आज ही मुझसे फ़ोन आया, सर हमने दिया नहीं उर्वरक संतरा के लिए, तो हमारे फल बड़े हो गए कि नहीं होंगे? आपको यदि नहीं दिए गए तो ये उर्वरक है, यूरिया 500 ग्राम और पोटाश 400 ग्राम, ये आप डाल दीजिए जैसे बारिश होगी वैसी। और उसके बाद में आपको पी बूस्ट डीएक्स और केलिप डीएक्स प्रति एकड़ 1-1 किलो ये मिट्टी में वो झाड़ों को दे दीजिए। ये पूरा खाद जो है ये पूरा झाड़ों को मिलना चालू हो गया, फल की वृद्धि होगी, वजन बढ़ेगा और कलर में भी आपको उसकी अच्छा दिखाई पड़ेगा कि नहीं मेरा बगीचा अच्छा आ गया। उसके बाद में मृग बहार। अब संतरा और मौसमी के अंदर 2 बहार होते हैं, एक अंबिया होता है और एक मृग होता है। मृग बहार आप अभी लेने जाने वाले हैं और अंबिया की फसल अभी झाड़ों के ऊपर है, तो उसके लिए वो करना है। मृग बहार में आपको क्या करना है, प्रति पेड़, ये गलत हो गया है, ये कम से कम 40 से 50 किलो गोबर खाद डालिए। गोबर के साथ खाल के 2 ग्राम सुपर फॉस्फेट एक झाड़ को डालना, ये प्रति झाड़ दिया हुआ है। और मृग बाकी जो उर्वरक जो बताए गए हैं ये आपको पहला बेसल डोज बहुत जरूरी है, ये आज ही करिए। मैं आपको 30 तारीख को नहीं, अगले महीने के पहले गुरुवार को मैं आपको मृग बहार का पूरा नियोजन और अंबिया बहार का व्यवस्थापन ये पूरा बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए ये भी ख्याल में रखिए और वो उसको लाइव आप सब्सक्राइब नहीं होगे तो सब्सक्राइब करके देखिए। तो ये उर्वरक आपको लेने हैं 9-24-24 से 8-21-21, 20-20-0-13, 24-24-08, 10-26-26, 15-15 और राइजर के बहुत जरूरी है। ये प्रति झाड़ आपको प्रमाण दिए गए हैं। राइजर 100 ग्राम है, सल्फाबुल 30 ग्राम और निम्बोलिप्रेंट
1.5 किलो ये प्रति झाड़ आपको मृग के लिए देना जरूरी है। ये कब देना है? जब पहली बारिश हो जाएगी, जब इसको देना है। ये आपको मैंने जितनी फसलें अपन करते हैं इसके अंदर कुछ भाजी पाले की जो फसल है, टोमेटो की है, बाद में तुम्हारा बैंगन है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, कुछ वेल वर्गीय भाजीपाला होता है जिसके अंदर गिल के दौड़ के जो बोले जाते हैं, उसके लिए भी आपको बताएंगे। यदि आप हमारे ये नंबर के ऊपर यदि आप संपर्क करते हैं तो आपको सब फसलों के बारे में, उर्वरक कैसे डाले जाएंगे इसके बारे में हम माहिती देंगे। धन्यवाद, नमस्ते।